నమస్తే. దేశంలో ఎన్నికల వాతావరణం రోజు రోజుకి వేడెక్కుతోంది. ఈ తరుణంలో గుజరాత్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థి నరేంద్ర మోదీ అభిప్రాయాలను తెలుసుకుందాం. नरेंद्र भाई, आपके पार्टी के लोग कहते हैं कि देश में आपकी लहर है, लेकिन कांग्रेस नेता खासकर गांधी परिवार के लोग कहते हैं कि कोई लहर नहीं है, ये इंडिया शाइनिंग का पार्ट 2 चल रहा है. आप क्या मानते हैं? इससे मतलब ये हुआ कि कांग्रेस के पास अपनी बात बताने के लिए कुछ नहीं है. उनको लहर है कि नहीं है उसका जवाब देना पड़ रहा है. 10 साल से सरकार वो चला रहे हैं, उसका जवाब देना चाहिए. वो जवाब नहीं आ रहा है. अच्छा होता सामान्य रूप से हिंदुस्तान में चुनाव में जो रूलिंग पार्टी होती है वो एजेंडा सेट करती है. ये पहला चुनाव ऐसा है कि जहां रूलिंग पार्टी एजेंडा सेट नहीं कर पा रही है. और एक प्रकार से मैं कहूं कि जनता जनार्दन ने इस चुनाव का एजेंडा सेट किया है. क्या आपको लगता है मोदी सेंट्रिक होते जा रहा है इलेक्शन? नादों में, वादों में, नारों में हर एक जगह मोदी का नाम ही सुनाई दे रहा है, लेकिन मोदी को छोड़ के भाजपा में कोई सीनियर नेता ऐसा नहीं है जो पार्टी को जिता सके. आजकल उम्मीदवार भी ये कह रहे हैं मोदी के नाम पे वोट दो, मुझे मत वोट दो. ये चुनाव मोदी सेंट्रिक नहीं है. ये चुनाव भारत के भाग्य निर्माण के लिए है. 21वीं सदी कहीं हम खो तो नहीं देंगे. पिछले 10 साल का अनुभव लग रहा है कि देश जैसे मानो फिर एक बार 18वीं की शताब्दी की तरफ तो नहीं जा रहा है. और जो युवा पीढ़ी है वो अब ज़्यादा इंतजार करने को तैयार नहीं है. इस चुनाव की सबसे बड़ी ताकत है होप. इस चुनाव में सबसे बड़ा काम किया है, एक नई आशा पैदा की है. इनको निकालने का गुस्सा ही है, लेकिन एक आशा के साथ एक नई व्यवस्था खड़ी करना ये चुनाव के मूल बिंदु है. तो आपके कहने का ये मतलब है कि भारत का भाग्य विधाता आप बनेंगे? मैं ऐसी गलती नहीं करता और नहीं मैं ऐसे सपनों में सोता रहता हूँ या खेलता रहता हूँ. मैं 125 करोड़ देशवासियों की मन की इच्छा क्या है कि अब देश लंबे दिन तक इंतजार नहीं कर सकता है. उसे एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, ऐसी नीतियाँ चाहिए और शासन में बैठे हुए लोगों की, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की ऐसी नीयत चाहिए ताकि देश 21वीं सदी में 125 करोड़ देशवासियों का भाग्य बदलने का एक अवसर बन जाए. नरेंद्र भाई, आपको ये नहीं लगता कि व्यक्ति पूजा जो है चरम सीमा पर पहुंच गई हैं? लोग नारे देने लगे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी. शंकराचार्य जैसे धर्मगुरु कहने के बाद आपने के तो कह दिया कि ये पार्टी का नारा नहीं है, फिर भी लोग ये नारा दोहराते रहते हैं. पहली बात यह है कि ये सवाल आप पूछने से पहले पिछले 12-14 साल में एक ही व्यक्ति को टारगेट करके अनाप शनाप जितने आरोप लगाए गए, हल्की से हल्की बात करने का किसी ने मौका नहीं छोड़ा. हर घटना के साथ एक इंसान को जोड़ देने का जो पाप चला वो व्यक्तिवाद था कि नहीं था? एक व्यक्ति के प्रति इतना नकारात्मक रवैया अपनाना ये भी एक व्यक्तिवाद का ही रूप है. और जिन लोगों ने गत 12 साल में इस काम को किया है उन्होंने सबसे ज़्यादा व्यक्ति केंद्रीय नफरत की राजनीति को किया है. और जब ऐसा किया है तो उसका शायद उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है. दूसरी बात है, मैं व्यक्तिवाद का घोर विरोधी हूँ. इतना बड़ा देश व्यक्तिवाद से नहीं चलता है. तीसरी बात है, चुनाव में जितने अच्छे नारे चलते हैं
उतने बुरे नारे भी चलते हैं। अगर मोदी के पक्ष में 10 अच्छे चलते होंगे तो मोदी के विरुद्ध में 50 बुरे भी चलते होंगे। लोगों का बड़ा क्रिएटिव माइंड रहता है, लोग करते रहते हैं। जब ध्यान में आता है तो हम भी कहते हैं भाई ये मत करो, ये कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये तो धीरे धीरे करके प्योरीफाई होता जाता है। अब की बार मोदी का सरकार जैसे नारों को कैसे समझेंगे आप? भाजपा का सरकार नहीं बनाया जा रहा है, मोदी का सरकार बनाया जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी साहब भी ये कहते हैं कि ये भाजपा का लहर है देश में, मोदी का लहर नहीं है। ये भाजपा का ही लहर है, भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ही परिणाम है। मोदी तो भारतीय जनता पार्टी ने पसंद किया हुआ एक नाम है, एक व्यक्ति है। जो कुछ भी है वो भारतीय जनता पार्टी ही है। लाखों कार्यकर्ता हैं, 4-4, 5 पीढ़ी की तपश्चर्या है, लोगों ने बलिदान दिए हैं, उसमें से पार्टी बनी है। मोदी तो छोटा सा पुर्जा है। लेकिन नरेंद्र भाई, आपको ये नहीं लगता कि मोदी भाजपा से भी बड़ा हो गए? कभी नहीं हो सकता, मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। क्या कभी कोई बेटा अपनी माँ से बड़ा हो सकता है? और ऐसी सोच रखने वाला माँ क्या होती है उसका उनको अंदाज नहीं है। बेटा कभी माँ से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन भाजपा के बहुत सारे सीनियर नेता आपसे खफा हैं, आपसे नाराज है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आडवाणी जैसा नेता भी नाराजगी जाहिर करे हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरी पार्टी के बड़े नेताओं की बदौलत हूँ। मैं उन्हीं की उंगली पकड़ के चला हूँ, मैं उन्हीं के पास बैठ कर के सीखा हूँ। और भविष्य में भी यही मेरी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने इतना परिश्रम करके पार्टी को यहाँ तक लाया है। उन्हीं के पुरुषार्थ, परिश्रम, प्रेरणा, मार्गदर्शन मेरी बहुत बड़ी ताकत रहने वाला है। मोदी साहब, क्या सच नहीं है कि बहुत सारे सीनियर नेता आपसे नाराज हैं? आडवाणी जी जो भोपाल से लड़ना चाहते हैं उनको गांधीनगर ला लिया आप, मुरली मनोहर जोशी साहब को काशी से कानपुर पहुंचा दिए, और जसवंत सिंह जैसा नेता उनको पार्टी से बाहर कर दिया आप। ये सच नहीं है? मैं समझता हूँ इसकी चर्चा बहुत हो चुकी, आपको इतना पता होना चाहिए। और मैं टीवी 9 के दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में एक सचमुच में अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका संविधान है, उसकी निर्णय प्रक्रियाएं हैं, राज्यों की चुनाव समितियां हैं, केंद्र की चुनाव समिति हैं, और सैकड़ों लोग बैठ कर के बहुत बारीकी से हर चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, लेखा जोखा लेते हैं, और पार्टी बाद में निर्णय करती है। कोई एक व्यक्ति न कभी निर्णय करता है, दूसरा कभी भी किसी को अन्याय करने के लिए, हटाने के लिए निर्णय नहीं होते हैं। निर्णय देश हित में, दल के हित में और उस व्यक्ति के भी हित में, सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके किया जाता है। तीसरी बात है, जिन नामों का उल्लेख करके बातें कर रहे हैं, ये कुछ लोग जो न्यूज़ ट्रेडर्स होते हैं उनके कारनामे रहते हैं। ये मीडिया का काम नहीं है, ये न्यूज़ ट्रेडर्स का काम है कि का सगोपा छोड़ दो, 2-4 दिन बबल चलता रहेगा, फिर दूसरा छोड़ दो। तो देश में मीडिया अपना काम करता है, करता रहे, लेकिन न्यूज़ ट्रेडर्स कभी कभी हावी हो जाते हैं, तो अच्छे अच्छे मीडिया के लोग भी उस न्यूज़ ट्रेडर के चक्कर में फंस जाते हैं। नरेंद्र भाई, आप टिकट देने के समय स्टेट कमिटीज़ और नेशनल कमिटीज़ का जिक्र करते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स, कुछ उम्मीदवार ऐसे आ गए कि आसमान से टपक गए। लोकल लीडर्स उनका अपोज कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, फिर भी वो कैंडिडेट्स बन गए। जैसे चंडीगढ़ में किरण खेर बन गई हैं कैंडिडेट, अहमदाबाद में परेश रावल कैंडिडेट बन चुका है। एक तरफ देश का मीडिया ये कहता है, देश का एक वर्ग कहता है कि राजनीति में नए नए लोगों का आने का अवसर होना चाहिए। ये व्यापक मत है, प्रोफेशनल्स लोगों का आने का अवसर होना चाहिए, है कि नहीं है? अगर ये है और आखिरकार इन लोगों को लाना है तो कहीं जगह बनानी पड़ती है। और इतना बड़ा देश है, हर प्रकार के समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास राजनीतिक दलों का रहना चाहिए, और हमारी कोशिश है। और मैं नहीं मानता हूँ कि दल में कोई चुनाव की टिकट मिलने न मिलने से ही भविष्य तय होता है। लाखों कार्यकर्ता हैं,
टिकट तो 500 लोगों को मिलना है, तो क्या बाकी सब बेकार है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। सबको जोड़ना, शब्दी शक्तियों को लगाना, ये हमारा कार्यशैली रहता है। लेकिन सारा कंट्रोल मोदी जी के हाथ में था। मोदी जी डिक्टेट करते थे कहाँ से कौन किन को चुनाव में लड़ना चाहिए। इन न्यूज़ ट्रेडर्स की कमाल है। न्यूज़ ट्रेडर्स को उनके विचार मुबारक। आई एम अ टीम प्लेयर, और मैं न जिंदगी में कभी ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद नहीं किया है। मोदी जी, आप अपने आप को कह रहे हैं कि टीम प्लेयर है, लेकिन एनडीए के पक्षों की ओर देखें तो अकाली दल को छोड़ के कोई कमिटेड साथी आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा। कोई पार्टी उतना प्यार नहीं जता रही बीजेपी की ओर। क्या नरेंद्र भाई मोदी इसका वजह है? हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में, चुनावी इतिहास में पहली बार प्री पोल अलायंस 25 पार्टी का हुआ है। ये हिस्टोरिकल घटना है। हिंदुस्तान के राजनीतिक चुनावी इतिहास में प्री पोल अलायंस 25 दल का हुआ हो, ये कभी नहीं हुआ है। इसको आप अचीवमेंट समझिए। आप जो लॉजिक दे रहे हैं, रियलिटी है, उसके बीच में आसमान जमीन का अंतर है। देश का हर सर्वे कहता है कि भाजपा जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी। जब एनडीए का बात करते हैं, आप क्या समझते हैं एनडीए कितना सीट जीत पाएगी? एनडीए के पक्षों को जुड़ाने में आप कहाँ तक सफल रहें? जयललिता या नीतीश जैसे पुराने दोस्त आपसे दूर रहना चाह रहे हैं, ये सच नहीं है क्या? कब दूर हुए? जयललिता जी तो एनडीए से कब से बाहर थी। नीतीश कुमार के रवैये को भली भांति 5 साल से लोग जानते हैं, और इसलिए दरअसल भाजपा की भी ताकत बढ़ी है, एनडीए की ताकत भी बढ़ी है। नरेंद्र भाई, आप क्या समझते हैं कितने सीट लोकसभा में आप जीत पाएंगे? जो माहौल मैं देख रहा हूं अनप्रेसिडेंटेड है। पिछले 25 साल में हिंदुस्तान में किसी एक दल को जितनी सीटें मिली होगी, इससे बहुत ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। और जो माहौल मैं देख रहा हूं, उससे मैं साफ मानता हूं कि अब देश की जनता को लूली डंगड़ी सरकार नहीं चाहिए। देश की जनता को अपाहिज सरकार नहीं चाहिए। अगर मजबूत सरकार हो, 300 से ज़्यादा सीटें हो, संसद में निर्णय करने का सामर्थ्य हो, ये मिजाज इन दिनों लोगों का बना है। और इस मिजाज बनाने में पढ़ी लिखी यंग जनरेशन का बहुत बड़ा रोल है। देश का जो नौजवान है वो इस मत का है कि भाई आधा अधूरा ढीला ढाला न करें। ये यंग जनरेशन की सोच पक्की दिख रही है, और ये इस बार रोल ये प्ले कर रहा है। हमारा युवा मतदाता वो बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को विजयी दिलाने में लगा है, और ये 300 को कब कितना पार कर देंगे कहना कठिन है। उस रूप में चल रहा है। आंध्र में टीडीपी के साथ आप जा रहे हैं, अगर जरूरत पड़ा तो टीआरएस और जगन रेड्डी का भी मदद ले सकते हैं बाद में? इस बार जनता डिसिसिव मैंडेट देने वाली है। जो और तो का कोई सवाल रहने ही वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दल पिछले 20-25 साल में जो परिणाम मिला है, उससे उत्तम परिणाम इस बार देश की जनता देने वाली है। कहा जाता है कि मुरली मनोहर साहब के जो ड्राफ्ट मैनिफेस्टो है उसको मोदी फेस्टो बना चुके हैं आप। इसी चक्कर में मैनिफेस्टो रिलीज में भी देरी हुई। कांग्रेस वालों का दूसरी ओर से ये इल्ज़ाम है कि उनके मैनिफेस्टो के कई बातें आप कॉपी कर चुके हैं। कांग्रेस को इस सपनों में राचने दो, उनके पास कोई, मैंने कहा ना, अब देखिए कांग्रेस की मुसीबत देखिए, वे एक भी मुद्दा सेट नहीं कर पा रहे। कभी इंडिया शाइनिंग को बोलना पड़ता है, कभी मैनिफेस्टो कट पेस्ट बोलना पड़ता है, कभी मोदी की चर्चा। यानी कांग्रेस की इमेजिनेशन का दिवालियापन है। उससे ज़्यादा उसमें कोई समय बर्बाद करने जैसी चीज़ नहीं है। दूसरी बात है, मैनिफेस्टो डेट तय करने के लिए हमारे सारे नेता दौरे पर थे। उनकी कोई एक डेट जम करके हो जाए ये ज़रूरी था, तो इसके कारण वो 2 दिन लेट हुआ था, कोई ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। तीसरी बात है,
मैनिफेस्टो की एक टीम बनी हुई है। जोशी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी के स्टॉलवर्ट टीम के मेंबर उसमें हैं। उन्होंने देश भर में भ्रमण किया है, समाज के सब वर्गों से मिले हैं और उसमें से मैनिफेस्टो बना है। और मैं कहता हूँ मैनिफेस्टो बनाने में जोशी जी को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाती है, इतना बारीकी से काम किया है। और आनंद की बात तो ये है कि पहली बार कांग्रेस की तुलना में बीजेपी का मैनिफेस्टो इतना उभर करके आया है, इतना क्लैरिटी के साथ आया है, इतना स्पेसिफिक आया है और इतने वाइडरेज इश्यूज को टैकल करके आया है। इसके सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत बोना दिखता है। और इसलिए ये मैनिफेस्टो, मोदीफेस्टो, ये सब उनके चट्टे बट्टों के द्वारा चलाया जा रहा है। ये, और मैंने पहले ही दिन कहा था, ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा संकल्प पत्र है। राम मंदिर का मुद्दा मैनिफेस्टो में तो है, लेकिन आपके भाषणों में तो सुनाई नहीं देता है। इसका वजह क्या है? क्या आपको पसंद नहीं है कि राम मंदिर का मुद्दा मैनिफेस्टो में हो? क्या आप ये चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने? मैं नहीं मानता हूँ इसके बीच में जितनी चर्चा होनी है। मैनिफेस्टो में जो संवैधानिक बातें लिखी गई है वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल कमिटमेंट है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने। मैंने आपसे कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सारी बातें लिखी है। गुजरात में तो सद्भावना के ओर से मुसलमानों के दिल जीतने का प्रयास किया आप। राष्ट्र भर में आप क्या करने जा रहे हैं? पहली बात है, मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं जब गुजरात में भी बात करता हूँ तो 6 करोड़ गुजरातियों की बात करता हूँ। मैं देश की बात करता हूँ तो 125 करोड़ देशवासियों की बात करता हूँ। ये मैं बंटवारे की राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, भारत का संविधान स्वीकार नहीं कर सकता, लोकतंत्र स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए हमने इस प्रकार की सांप्रदाय वाली भाषाएं बोलना बंद करना चाहिए। एक देश, एक मन, एक मिशन, इसी भाव से हमने, राजनीतिक नेताओं ने भी अपनी नई टर्मिनोलॉजी को स्वीकार करना होगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसा नेता सेक्युलरिज्म के नाम पर आपको कम्युनल करार देते हैं। मनमोहन सिंह, चिदम्बरम जैसे नेता भी कहते हैं कि आपसे देश को खतरा है। क्या आप खतरनाक हैं? किसी इंसान से अगर खतरा है तो वो किसी गली मोहल्ले में पड़ा होगा तो भी खतरा है। मैं 12-15 साल से गुजरात राज्य में इतना बड़ा दायित्व तो संभाल रहा हूँ। मैंने तो कभी मनमोहन सिंह जी को 10 साल में ऐसा कहते सुना नहीं है। दूसरा, चुनाव में कांग्रेस के पास मोदी के खिलाफ स्पेसिफिक कुछ कहने को है नहीं, तो गोलमोल अपना चलाते रहते हैं बेचारों को। इतना तो चलाने के लिए मौका देना चाहिए, ज़्यादा क्यों उनको परेशान करें। नरेंद्र भाई, आपसे एक सीधा सवाल है। गुजरात के दंगों को लेकर आपके ऊपर इल्ज़ामात का दौर चलता रहा। आपने तो अफसोस जताए लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। ये लोग अपॉलॉजी मांग रहे हैं। कौन वो लोग? कांग्रेस के लोग। मेरे पास तो कभी कांग्रेस के लोग मिलने नहीं आए, नहीं मेरे से ऐसी कोई बात की है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, भाषणों में तो ये पूछ रहे हैं कि माफ़ी मांगना चाहिए मोदी जी को। कांग्रेस के लोग अपने पाप का पहले हिसाब लगाएं, फिर औरों का हिसाब मांगे। राहुल गांधी ये कहते हैं कि बीजेपी की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जो नंबर्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, गुजरात के बारे में बता रहे हैं, वो सब गलत है। महिलाओं के विकास हो, कुपोषण हो या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, उनके आंकड़े सारे गलत हैं, ये राहुल का कहना है। आप क्या कहते हैं? अगर ऐसा होता तो पिछले 10 साल से राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन स्वयं सोनिया गांधी है, उसने गुजरात को अवार्ड न दिया होता। पिछले 10 साल में विकास के हर मानदंड में देश के और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड गुजरात को नहीं मिले होते। दूसरी बात है, कभी हमने ये तो दावा नहीं किया कि हम अमेरिका से भी आगे निकल गए हैं, ऐसा तो हमने कहा नहीं किया। हम ये कहते हैं हम पहले थे उससे बहुत तेजी से अच्छे हो रहे हैं। ये कोई दावा कभी नहीं कर सकता, न मोदी करता है न गुजरात करता है कि बस हम तो अब अमेरिका से भी आगे निकल गए, हम चाइना से भी आगे निकल गए। हम ये कहते हैं हम जहाँ थे वहाँ कोई और लोग 10 कदम चले हैं। कल मुरली मनोहर जोशी साहब कह रहे थे कि गुजरात का एजेंडा इंडिया का एजेंडा नहीं होगा।
इसके बारे में आपका टिप्पणी क्या है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ हमारा देश इतना बड़ा है, इवन गुजरात का भी एक मॉडल हर जिले में नहीं लगता है। मुझे हर जिले के लिए अलग से सोचना पड़ता है। देश की गलती यही हुई है कि सारी चीज़ें एक डंडे से चलाई गई है। कोस्टल स्टेट होंगे, उनकी समस्या अलग होगी, हिमालयन स्टेट होंगे, इनकी समस्या अलग होगी, डेजर्ट स्टेट होंगे, इनकी समस्या अलग होगी, लैंडलॉक स्टेट होंगे, इनकी समस्या होगी, अर्बन इंडिया अलग समस्या होगी, रूरल इंडिया अलग समस्या होगी। बहुत पानी आता होगा, उसको हैंडल करने का तरीका अलग होगा, सूखा बहुत होता होगा, उसको हैंडल करने का तरीका अलग होगा। इसलिए अब तक जो हुआ है ना, दिल्ली में बैठे हुए एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके बस सोच लिया और कर लिया, इससे नहीं होता है जी। मोदी जी, आपको कांग्रेस वेबसाइट की पेपर्स दिखा रहा हूँ, फैक्ट शीट जो गुजरात के बारे में कांग्रेस वेबसाइट में आई हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में जो गुजरात सरकार कहती है कि 78% जॉब्स क्रिएट करे हैं, वो गलत हैं। बस 0.7% जॉब्स ही क्रिएट किए गए और अहमदाबाद में 11% जॉब्स ही क्रिएट किए गए। और स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन में ये है कि गुजरात एजुकेशन में बहुत पीछा है। और जो आप कहते हैं कि चीन 20% जो है एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो लोग इसको भी गलत कहते हैं कि चीन केवल 3% ही खर्च करती हैं। और एक ख़ास बात यह है कि जो स्पोर्ट्स में अचीवमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, गुजरात एक भी गोल्ड मेडल नेशनल गेम्स में नहीं जीत पाई हैं। यूपी दूसरे ओर से 20 गोल्ड मेडल्स जीत चुकी हैं। आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या वहाँ मोदी का जय जयकार करेगी क्या? मोदी का तारीफ करेगी क्या? भारत सरकार के एम्प्लॉयमेंट संबंधित हिसाब किताब देख लीजिए। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भारत सरकार खुद कहती है कि हिंदुस्तान में पूरे देश में जितने रोजगार मिले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा, उसमें 50% से ज़्यादा अकेले गुजरात में और 50% में सारा हिंदुस्तान। अब आपको तय करना है कि भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट को आप अपना आधार मानेंगे या कांग्रेस की वेबसाइट का या बीजेपी की वेबसाइट का मानेंगे। अच्छा होगा भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट और गुजरात सरकार की अधिकृत वेबसाइट, उसको लेकर के आप जरूर अध्ययन करें। फिर भी कुछ कमी नजर आए तो देश की जनता को आप जरूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। मोदी साहब, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं और जो भी बड़े पूंजीपति हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको सपोर्ट करते जा रहे हैं। राहुल गांधी का इल्ज़ाम ये है कि वडोदरा सिटी के साइज़ में ज़मीन को अदानी को दिया गया सस्ते दाम में। क्या ये सच नहीं है? और केजरीवाल का ये कहना है कि आप अदानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, आम आदमी के लिए कुछ नहीं करते हैं। आपका क्या कहना है? इस देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे लोगों के इनपुट के आधार पर कूद पड़ते हैं जो इल्ज़ाम पिछले 3 चुनाव में गाए जा रहे हैं और जो जनता के गले नहीं उतरते हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली सरकार में इतना दम होना चाहिए कि वो गुजरात के सरकार के हर कारनामों का अध्ययन करें, बड़े से बड़ी एजेंसी को लगा दें और सुई जितनी भी बुराई हो तो ढूंढ करके निकालें। मैं तो चाहता हूं ये होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये झूठ बोलने से फ़ायदा नहीं होगा। आज गुजरात का औद्योगिक विकास का जो क्रम है ना, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ 80% ग्रोथ गुजरात में है। कोई तो स्टडी करो। और हिंदुस्तान में हर 5 वर्ष स्टडी होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आगे कितने बड़े कम कर। भारत का मुझे एग्जैक्ट आंकड़े याद नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती हो जाए तो दर्शक मुझे क्षमा करें। मेरा अंदाज है शायद 5 साल पहले इसका सर्वे हुआ है और उसमें शायद देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नुकसान का प्रमाण शायद 23% से ज़्यादा है। गुजरात में वो सिर्फ 5% है। इसलिए कोई ज़मीनी हकीकत नहीं। अब जैसे आप मुझे सवाल पूछो कि मोदी जी, कांग्रेस ने कहा कि पिछले मंगलवार को आप चंद्र ग्रह पर गए थे, मैं क्या जवाब दूं आपको भाई?
कोई यानी कोई बेस हो तो जवाब हो सकता है। अनाप शनाप झूठ इसके क्या जवाब होंगे जी। आप हमेशा अपने भाषणों में यूपीए के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आपके खुद के पार्टी के जो भ्रष्टाचार के जो इल्ज़ामात ले रहे हैं, वो सर पे लगा के घूम रहे हैं, वो लोगों को आप पार्टी में ले चुके हैं, जैसा येडियुरप्पा हो, श्रीरामुलु हो, उनके बारे में आपका क्या कहना है? सुषमा स्वराज जैसे नेताओं भी उसको अपोज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार के संबंध में 0 टॉलरेंस है और इल्ज़ाम लगाने से इल्ज़ाम नहीं लगते हैं। श्रीरामुलु के खिलाफ एक भी एलिगेशन नहीं है, एक भी। और मैं चाहूँगा कि TV9 के पास जानकारी हो तो मेरे जवाब के सामने उस जानकारियों को TV9 पर रख करके देश के सामने रखा जाए। इससे ज़्यादा उदार तो कुछ हो नहीं सकता है। येडियुरप्पा के पर की जितनी FIR थी सो हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है, लेकिन ये चीज़ें आती नहीं बाहर भाई। आप इल्ज़ाम को लेकर के चलते रहते हो। आपका कहने का ये मतलब भाई येडियुरप्पा और श्रीरामुलु क्लीन लीडर्स हैं? मैं किसी को प्रमाण पत्र देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, ये मेरा काम नहीं है। वो कानून की व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था है, संवैधानिक संस्थाएं वो करेगी। और दूसरा, जनता जनार्दन करेगी। जनता की कसौटी में वो गए हैं, जनता की परीक्षा से निकलेंगे। संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेवारी है, वो निभाएंगे। मोदी साहब, आप इल्ज़ाम लगा रहे थे कांग्रेसी नेताओं पर कि राजस्थान में या हरियाणा में गरीब किसानों से ज़मीन छीना गया। क्या आप रॉबर्ट वड्रा के ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप पीएम बनेंगे, अगर आप पीएम बनने जा रहे हैं, पीएम बनने के बाद रॉबर्ट वड्रा को अरेस्ट कराएंगे आप? देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। उस सरकार का काम है देश को आगे बढ़ाना। उस सरकार का काम है सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना। इसलिए हमारा पूरा ध्यान सकारात्मक रहेगा। जनता को किए हुए वादों को पूरा करना होगा और कभी भी किसी सरकार को विंडिक्टिव होकर के काम नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र इसके लिए नहीं है और मोदी को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, ये हाँ, कानून का काम करता है, उसमें मोदी का कोई रोल होना भी नहीं चाहिए और नई मोदी सरकार का कोई रोल होना चाहिए। लेकिन विंडिक्टिव ये लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है, ये कभी नहीं होना चाहिए। मेरे साथ हुआ है, 12 साल से हुआ है, लेकिन वो पाप भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा मेरे मन में ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए। नरेंद्र भाई, उमा भारती तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप भी मानते हैं कि गांधी परिवार भ्रष्ट है? मैं मानता हूँ, मुझे राजनीतिक आरोप करने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। देश की संस्थाओं को इन कामों को करना चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है उसने करना चाहिए, भारत की न्यायपालिका ने करना चाहिए। मैं कहता हूँ राजनीतिक मैदान में मैं इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड को लेकर के चलने के पक्षकार नहीं हूँ। नरेंद्र भाई, आप 2 जगहों से क्यों लड़ रहे हैं? वाराणसी और वडोदरा में कौन से जगह को आप रखेंगे, कौन सा सीट को अपने पास रखेंगे? देश ने 10 साल से ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जो कहीं से नहीं लड़ रहे और किसी ने पूछा ही नहीं उनको कि आप कहीं से नहीं लड़ रहे और प्रधानमंत्री कैसे बन रहे हो। इस देश में 2 जगह से लड़ना एक कोई नई घटना नहीं है, पहले भी बहुत लोग लड़ चुके हैं। दूसरा, मेरा निर्णय मैं नहीं करता हूँ, मैं कहाँ से लड़ूंगा ये निर्णय भी मैंने नहीं किया। मैं पार्लियामेंट लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा ये निर्णय भी मैंने नहीं किया। बनारस से मैं लड़ूँ या ना लड़ूँ, बड़ौदा से मैं लड़ूँ या ना लड़ूँ, ये निर्णय मेरे नहीं है, मेरी पार्टी के निर्णय हैं और मैं पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मेरा दल जब जिस समय मुझे जो काम देता रहा है मैं करता रहता हूँ और जो काम मिलता है उसको बखूबी निभाता हूँ। बनारस की सेवा भी बखूबी करूँगा, बड़ौदा की सेवा भी बखूबी करूँगा और हिंदुस्तान की जनता जो दायित्व देगी उसको भी बखूबी निभाऊंगा। लेकिन ये दोनों सीटों में कौन सा सीट अपने पास रखेंगे आप? जनता को निर्णय करने दीजिए। मान लीजिए एक चुनाव के बाद केंद्र में आपकी सरकार बनती है तो गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा, अमित शाह या आनंदीबेन? पहली बात है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना किसको नहीं बनाना, इसका निर्णय नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी की संविधान की रचना, मेरी पार्टी की कार्यशैली, मेरी पार्टी की कार्य संस्कृति,
इसमें ये सवाल इरेलेवेंट है। एमएलए नेता चुनते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड एंड एमएलए ये मिलकर के जो सोच बनती है, जो उत्तम से उत्तम निर्णय करना होता है, गिवन सिचुएशन में करना होता है, उसके आधार पर होता है। लेकिन नेक्स्ट सीएम कौन होगा, इस सवाल का मतलब है कि नेक्स्ट पीएम आपने तय कर लिया है और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नरेंद्र भाई, चुनाव के दौरान आपके निजी जिंदगी के ऊपर भी इल्जामात का सिलसिला जारी है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? अच्छा होगा हम ऐसे विषयों की चर्चा कैमरा में न करें। मोदी साहब, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आपका प्राथमिकताएं क्या हो जाएंगी? हमने हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में बहुत सी बातें कही है। एक सबसे बड़ा संकट है देश में, वो ये है कि भरोसा टूट चुका है। आज देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है व्यवस्था का भरोसा पैदा हो। कुछ ऐसे कदम होना पड़ेंगे, कुछ व्यवहार ऐसा करना पड़ेगा, एक विश्वास जताना पड़ेगा, भरोसा पैदा हो। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं लोगों के पास पैसे नहीं, इसलिए नहीं हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है। भरोसा तो भाई पता नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे, कानून क्या करेगा। पर सबसे बड़ी बात है भरोसे की। दूसरी बात है, अगर देश को हमने 21वीं सदी में आगे बढ़ाना है, दो बातों पे बल देना पड़ेगा। एक गुड गवर्नेंस और दूसरा डेवलपमेंट। कितना ही बढ़िया कंप्यूटर आपके पास क्यों ना हो, लेटेस्ट मॉडल का हो, लेकिन अगर उसमें एक वायरस आ जाए तो सब चौपट हो जाता है। तो बैड गवर्नेंस इज जस्ट लाइक दैट वायरस जो पूरी सिस्टम को तबाह कर देता है। और डेवलपमेंट के बिना कोई चारा नहीं है। जैसे मेरा सपना है कि देश की आज़ादी के जब 75 साल हो, 75 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, अमृत पर्व मनाएगा देश। हमारे आज़ादी के दीवानों ने जिंदगी जेलों में खपाई, कुछ शहीद हो गए हैं, उन्होंने पीढ़ियों की पीढ़ियां देश के लिए बलिदान दे दिए। उनके सपनों का भारत क्या आज़ादी के 75 साल पर भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे क्या? जैसे क्या इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को रहने के लिए घर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो मुझे शक्ति दे कि देश जब आज़ादी का 75 वर्ष मनाए तब हर परिवार के पास अपना खुद का घर हो, घर में नल भी हो, नल में पानी आता हो, बिजली हो, बच्चों की शिक्षा में नज़दीक में व्यवस्था हो, बूढ़ों के लिए सस्ते से सस्ती दवाई का प्रबंध हो। कम से कम आज़ादी के अमृत पर्व पर यह सपना हम पूरा कर सकते हैं और मैं इसके लिए अपने आप को खपा देना चाहता हूँ। नरेंद्र भाई, आप यूपी के रास्ते से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, साउथ इंडिया कितना इम्पॉर्टेंट है आपके गेम प्लान में? एक तो हमारे देश में कुछ मिथ चलते हैं और वो मिथ चलते ही रहते हैं। पहले जनसंघ के ज़माने में कहा जाता था कि ये बीजेपी बनिया ब्राह्मण की पार्टी है। कई वर्षों तक लोग मानने को तैयार नहीं था कि मैं ओबीसी हूँ, मानने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो एक इंप्रेशन बनी थी कि बनिया ब्राह्मण की पार्टी है। दूसरी कल्पना ये थी कि ये अर्बन पार्टी है, ये शहरी पार्टी है। पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाएं जीतती है तो बीजेपी की जीतती थी, सबसे ज़्यादा दलित जीतते थे तो बीजेपी की जीतते थे, सबसे ज़्यादा किसान जीतते थे तो बीजेपी की जीतते। लेकिन एक परसेप्शन बना रहा। उसी प्रकार से ये हिंदी बेल्ट की, नॉर्थ बेल्ट की पार्टी है। कर्नाटक में हमने सरकार बनाई, गोवा में हमने सरकार बनाई, गुजरात में हमारी सरकार चल रही है, महाराष्ट्र में हम सरकार बना चुके हैं, उड़ीसा में हम सरकार में पार्टनर रह चुके हैं। ये सारी बातें इस बात का सबूत है कि हम हिंदी बेल्ट के बाहर भी बहुत बड़ी ताकत में है। लेकिन चूंकि ये पुरानी पिन, तो ये ग्रामोफोन की रिकॉर्ड पर जैसे पिन अटक जाती है ना, ऐसे कुछ लोगों की अटकी हुई है। तो ये बदलना चाहिए। आज बीजेपी वो नहीं है जो जनसंघ के ज़माने में आज से 40 साल पहले थी। आज बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में भी है, आज बीजेपी साउथ में भी है, आज बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस नहीं है। दूसरी बात है, सीट जीतने का जहां तक सवाल है, मैं साफ इस बार देख रहा हूं कि जितना मदद सहयोग हमें नॉर्थ में मिलता है उतना ही नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, उतना ही हमें साउथ में मिल रहा है।
मैं तो अभी उड़ीसा का दौरा किया, मैं केरल का दौरा किया, तमिलनाडु का किया। अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मैं देख रहा हूँ, अनप्रेसिडेंटेड। कितने सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? पूरे देश में तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की जो नई पीढ़ी है ना, जो नया मतदाता है, वो अब लूली लंगड़ी गूंगी बहरी सरकार नहीं चाहता है। देश का युवा मजबूत सरकार चाहता है। 300 से अधिक पार्लियामेंट की सीटों वाली सरकार चाहता है। और मैं मानता हूँ देश की युवा मत ने जो ठान ली है ना, देश के नौजवानों ने जो ठान लिया है, आपका मानना है भाजपा 300 से भी ज्यादा सीट? मैं क्या मानूं, देश की जनता मान रही है जी। मैं तो देश का सेवक हूँ। धन्यवाद मोदी जी, टीवी ने। बहुत बहुत धन्यवाद रवि, बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू।